क्लेयरमॉन्ट सीरियल किलिंग मीडिया द्वारा उस मामले को दिया गया नाम है जिसमें 18 वर्षीय एक ऑस्ट्रेलियाई महिला गायब हो गई थी और 1996, 1997 में 23 और 27 वर्ष की दो अन्य महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के क्लेयरमॉन्ट में नाइट स्पॉट में भाग लेने के बाद तीनों महिलाएं समान परिस्थितियों में गायब हो गयीं, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि कोई अज्ञात सीरियल किलर अपराधी था। इस मामले को राज्य की सबसे बड़ी, सबसे लंबे समय तक चलने वाली और सबसे महंगी जांच के रूप में वर्णित किया गया था। 2016 में एक संदिग्ध ब्रैडली रॉबर्ट एडवर्ड्स को गिरफ्तार किया गया था। उसे रिमांड पर रखा गया था और उसका मुकदमा नवंबर 2019 में शुरू हुआ। 7 महीने की सुनवाई और 200 से अधिक गवाहों के साक्ष्य के बाद 25 जून 2020 को समाप्त हुआ। 24 सितंबर 2020 को उसे जेन रिमर और सियारा ग्लेनॉन की हत्याओं का दोषी पाया गया और सारा स्पियर्स की हत्या का दोषी नहीं पाया गया, जिनके अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। 23 दिसंबर 2020 को उसे 40 साल बाद पैरोल की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला 27 जनवरी 1996 को सारा स्पियर्स 18 वर्ष के लापता होने के साथ शुरू हुआ, जब वह लगभग 2 बजे क्लेयरमॉन्ट के केंद्र में क्लब बेव्यू से निकली थी। 2:06 बजे स्पियर्स ने एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से स्वान टैक्सी को कॉल किया। हालांकि वह उस समय अपनी बड़ी बहन के साथ साउथ पर्थ में रह रही थी। उसने पास के उपनगर मोसमैन पार्क में ले जाने का अनुरोध किया था। फिर उसे 3 प्रत्यक्षदर्शियों ने स्टर्लिंग रोड और स्टर्लिंग हाईवे के कोने के पास अकेले इंतजार करते देखा, जिन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जहां वह इंतजार कर रही थी वहां एक अज्ञात कार रुकी थी। हालांकि जब प्रतिक्रिया देने वाली टैक्सी सुबह 2:09 बजे पहुंची तो वह साइट पर नहीं थी। उसके लापता होने ने जल्द ही बड़े पैमाने पर रविवार 9 जून 1996 की तड़के शेंटन पार्क से जेन रिमर उम्र 23 भी क्लेयरमॉन्ट के उसी हिस्से से गायब हो गई। स्पियर्स की तरह वह पिछली रात दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई थी। रिमर के दोस्तों ने बताया कि वे ओशन बीच होटल से कॉन्टिनेंटल होटल और फिर क्लब बेव्यू में कैसे चले गए थे। क्लब में लंबी लाइन को देखते हुए उसके दोस्तों ने फिर एक टैक्सी पकड़ी, लेकिन जेन ने रुकने का विकल्प चुना और उसे आखिरी बार सुरक्षा फुटेज में कॉन्टिनेंटल के बाहर 12:04 बजे इंतजार करते हुए देखा गया था। 55 दिन बाद शनिवार 3 अगस्त 1996 को उसका नग्न शरीर 40 किलोमीटर दक्षिण में वुलकूट रोड, वेलार्ड के पास झाड़ी भूमि में जंगली फूल चुन रहे एक परिवार को मिला। 9 महीने बाद शनिवार 15 मार्च 1997 की तड़के मोसमैन पार्क की एक वकील सियारा ग्लेनॉन उम्र 27 वर्ष भी क्लेयरमॉन्ट क्षेत्र से गायब हो गई। दूसरों की तरह वह कॉन्टिनेंटल में दोस्तों के साथ थी और उसने घर जाने का फैसला किया था। बस स्टॉप पर 3 लोगों ने ग्लेनॉन को लगभग 12:30 बजे स्टर्लिंग हाईवे के साथ दक्षिण की ओर चलते देखा और उसे एक अज्ञात हल्के रंग के वाहन के साथ बातचीत करते देखा जो उसके पास रुका था। 19 दिन बाद 3 अप्रैल को उसका अर्ध कपड़े पहने शरीर एक झाड़ीदार व्यक्ति को 40 किलोमीटर उत्तर में एग्लिंटन में पिपिडेनी रोड के पास झाड़ियों में एक ट्रैक के पास मिला। स्पियर्स के लापता होने के 48 घंटों के भीतर मामले को मेजर क्राइम स्क्वाड ने अपने हाथ में ले लिया। रिमर के लापता होने के बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने 2 समान मामलों की जांच के लिए मैक्रो नामक एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। मैक्रो का नेतृत्व पहले पॉल फर्ग्यूसन और ग्लेनन के लापता होने के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि वे एक सीरियल किलर की तलाश कर रहे थे और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने $250,000 का इनाम रखा, जो उस समय राज्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम था। शुरुआती जांच 2 स्थानों पर देखे गए अज्ञात वाहनों और वीडियो फुटेज में देखे गए एक अज्ञात व्यक्ति पर केंद्रित थी। फिर संदेह पर्थ के टैक्सी ड्राइवरों पर केंद्रित हो गया, क्योंकि महिलाओं को आखिरी बार उन परिस्थितियों में देखा गया था जहां उन्होंने टैक्सियों का इस्तेमाल किया होगा। इसमें एक ड्राइवर भी शामिल था जिसने दावा किया था कि उसने गायब होने से एक रात पहले स्पियर्स को ले जाया था। इसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस प्राप्त हजारों टैक्सी ड्राइवरों पर बड़े पैमाने पर फिंगरप्रिंट और डीएनए परीक्षण किया गया। कई बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों के सबूतों को देखते हुए पात्रता के लिए मानकों की जांच बढ़ाई गई और महत्वपूर्ण आपराधिक इतिहास वाले 78 ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये सत्यापित करने के लिए भी सख्त मानक लागू किए गए कि सेवा मुक्त टैक्सियों से प्रतीक चिन्ह और उपकरण हटा दिए गए। मैक्रो ने मामले को संभालने के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों को आकर्षित किया। अपने चरम पर इसकी 10 टीमों में 100 से अधिक सदस्य थे। लीक से बचने के लिए सख्त गोपनीयता प्रोटोकॉल लागू किए गए थे और मौतों और चोटों की प्रकृति का विवरण दबा दिया गया था। मैक्रो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों में से एक 110 रुचि के व्यक्तियों को प्रश्नावली का विवादास्पद वितरण था,
जिसमें विभिन्न टकरावपूर्ण पूछताछ जैसे क्या आप हत्यारे हैं शामिल थे। एक और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों पर निर्भरता और आयातित झूठ डिटेक्टर मशीन का उपयोग था। इसके अलावा इसके एक अधिकारी ने जांच में सहायता करने के लिए डेविड बिर्नी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कैपोन के लिए टास्क फोर्स की भी निंदा की गई थी। अपने जीवन काल में मैक्रो की 11 पुलिस समीक्षाएं हुई, जिनमें से 1 अगस्त 2004 में पॉल श्राम के नेतृत्व में हुई थी, जो स्नोडाउन जांच का नेतृत्व करने वाले अधिकारी थे। इसे अंततः सितंबर 2005 में बंद कर दिया गया और जांच विशेष अपराध दस्ते को सौंप दी गई। अप्रैल 1998 में कॉटेस्लो के एक लोक सेवक लांस विलियम्स आयु 41 वर्ष को पुलिस ने मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना, जब उनके व्यवहार ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जैसे आधी रात के बाद गाड़ी चलाना और क्लेयरमॉन्ट क्षेत्र में 30 बार चक्कर लगाना एक फर्जी ऑपरेशन के दौरान। कई वर्षों तक उच्च स्तर की निगरानी और पुलिस के दबाव के अधीन वह अपनी बेगुनाही को बनाए रखता रहा। 6 बार उसका साक्षात्कार करने के बाद पुलिस ने 2008 के अंत में घोषणा की कि वह अब कोई दिलचस्पी का व्यक्ति नहीं है। 2018 में उसकी मृत्यु हो गई। ये बताया गया कि पुलिस ने ये भी जांच की कि क्या ब्रैडली मर्डॉक इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि मर्डॉक नवंबर 1995 से फरवरी 1997 तक हिरासत की सजा काट रहा था। अक्टूबर 2006 में ये भी घोषणा की गई कि मार्क डिक्सी हत्याओं में एक प्रमुख संदिग्ध था और मैक्रो ने डीएनए नमूनों का अनुरोध किया था। हालांकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पुलिस उपायुक्त मरे लैम्पर्ट को बाद में ये कहते हुए उद्धृत किया गया, उस समय डिक्सी की बारीकी से जांच की गई थी और अंततः उसे संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया गया था। 22 दिसंबर 2016 को ब्रैडली रॉबर्ट एडवर्ड्स को जेन और सियारा दोनों की मौत के संबंध में उनके कैल घर पर गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उन पर दोनों हत्याओं का आरोप लगाया गया। एबीसी न्यूज के अनुसार माना जाता है कि उनका इस मामले से कोई पिछला संबंध नहीं था। हालांकि उन्होंने 7 मई 1990 को हॉलीवुड प्राइवेट अस्पताल में एक सामाजिक कार्यकर्ता पर गंभीर हमले के लिए दोषी होने की दलील दी थी। उन पर 2 अन्य हमलों के संबंध में भी आरोप लगाए गए थे। 15 फरवरी 1988 को हंटिंगडेल में एक 18 वर्षीय महिला के घर में घुसकर उसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेना, जहां हमलावर के भागते समय उसके डीएनए वाला एक चोरी किया हुआ किमोनो गिर गया था, और 12 फरवरी को क्लेयरमॉन्ट में एक 17 वर्षीय लड़की की सहमति के बिना उसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेना और उसके साथ गंभीर यौन संबंध बनाने के 2 मामले। 22 फरवरी 2018 को एडवर्ड्स पर पहले पीड़ित सारा स्पियर्स की इरादतन हत्या का भी आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर एडवर्ड्स पर 8 अपराधों का आरोप लगाया गया था और 21 अक्टूबर 2019 को एडवर्ड्स ने 5 गैर हत्या के आरोपों के लिए दोषी ठहराया। मुकदमे से पहले अभियोजन पक्ष ने जूरी के बिना अकेले न्यायाधीश द्वारा एडवर्ड्स पर मुकदमा चलाने के लिए आवेदन किया। मामले के इर्द गिर्द प्रचार और सबूतों की ग्राफिक प्रकृति के कारण आवेदन को मंजूरी दे दी गई। हत्या का मुकदमा 25 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन हॉल के समक्ष शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान अदालत को बताया गया कि पीड़ितों में से 2 के पास रक्षात्मक घाव थे। एडवर्ड्स का डीएनए ग्लेनॉन के नाखूनों के नीचे भी पाया गया और किमोनो से मेल खाता था। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह सबूत प्रयोगशाला में दूषित हो गया था। सबूतों में से एक मुख्य हिस्सा टेल्स्ट्रा के काम के वाहन थे। एडवर्ड्स उस समय एक तकनीशियन के रूप में काम कर रहा था और ये दावा किया गया था कि उसने अपराधों को अंजाम देने के लिए घंटों के बाद कंपनी के वाहनों का इस्तेमाल किया। एक गवाह, एक सुरक्षा गार्ड ने इसकी पुष्टि की, जिसने 1995 के हमले के बाद और स्पियर्स के 1996 में लापता होने से पहले कई मौकों पर कराकट्टा कब्रिस्तान में बिना किसी स्पष्ट कारण के एक टेल्स्ट्रा वैन को पार्क करते हुए देखा था। अभियोजक कामिल बारबागालो के अनुसार राज्य ने इस सबूत को टेल्स्ट्रा लिविंग विटनेस प्रोजेक्ट नामक एक मामले के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया, जहां 1995 और 1997 के बीच टेल्स्ट्रा स्टेशन वैगन वाला एक आदमी महिलाओं को देखने और उन्हें सवारी की पेशकश करने के लिए रुका था। मुकदमे के दौरान बर्गर बॉयज नामक पुरुषों के समूह के एक गवाह ने एक सीरीज 1 वीएस कमोडोर स्टेशन वैगन की पहचान की, जो ग्लेनन के गुजरने के तुरंत बाद उनके पास से गुजरी थी। वाहन में विशिष्ट टीयर ड्रॉप हबकैप थे जो कुछ सीरीज 1 वीएस कमोडोर पर मौजूद थे। अप्रैल 1996 और दिसंबर 1998 के बीच एडवर्ड्स ने टेल्स्ट्रा लोगों के साथ एक सफेद वीएस सीरीज वैगन चलाया। वाहन को ट्रैक किया गया और उसी दिन उसे जब्त कर लिया गया जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
सुनवाई के दौरान ये पता चला कि एडवर्ड्स के वाहन के पिछले हिस्से में कालीन से मेल खाने वाले रेशे रिमर और ग्लेनन दोनों के शरीर पर पाए गए रेशों से मेल खाते थे। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ये रेशे किसी अन्य स्रोत या किसी अन्य वाहन से आ सकते हैं, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई अपराध डेटाबेस में शामिल नहीं किया गया था। 7 महीने की सुनवाई के बाद 25 जून 2020 को मुकदमा समाप्त हुआ। 200 से अधिक गवाहों की सुनवाई और साक्ष्य न्याय। इसके बाद हॉल ने मामले में अपने फैसले पर विचार करने के लिए अवकाश ले लिया तथा कहा कि संभवतः इसे एडवर्ड्स की रिमांड से पहले ही सौंप दिया जाएगा। हिरासत 24 सितंबर 2020 को समाप्त हो रही है। हिरासत के अंतिम दिन हिरासत में हॉल ने 619 पृष्ठों का लिखित फैसला सुनाया, जिसमें एडवर्ड्स को रिमर और की हत्याओं का दोषी पाया गया था। ग्लेनन का तो नहीं, लेकिन स्पियर्स का नहीं। हालांकि अधिक संभावना थी कि एडवर्ड्स उसके लापता होने में शामिल था या नहीं। 23 दिसंबर 2020 में एडवर्ड्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 40 साल बाद पैरोल की संभावना। हॉल ने कहा कि उच्च संभावना है कि वह जेल में मर जाएगा। अप्रैल 2008 में पत्रकार लियाम बार्टलेट ने बताया कि पुलिस ने चौथी लापता महिला 22 वर्षीय जूली कटले के पिता को बताया कि उनकी बेटी संभवतः क्लेमोंट हत्यारे का शिकार थी। फ्रीमेंटल की एक विश्वविद्यालय की छात्रा कटले 20 जून 1988 को रात 9 बजे पैर्थ के परमेलिया हिल्टन होटल में एक स्टाफ फंक्शन छोड़ने के बाद गायब हो गई। उसकी कार 2 दिन बाद कोटेस्लो बीच के पास सर्फ में मिली थी और उस अन्य संभावित मामलों में लिसा ब्राउन उम्र 19 एक सेक्स वर्कर जो 10 नवंबर 1998 को गायब हो गई और सारा मैकमोहन उम्र 20 जो 8 नवंबर 2000 को गायब हो गई शामिल हैं। इस चैनल पर हम वास्तविक अपराध की कहानियां प्रस्तुत करते हैं। मर्डर फाइल्स में आप हत्या के मामलों की गहराई से जांच और उनके पीछे के रहस्यों को जानेंगे। हर वीडियो में हम अपराध की घटनाओं, जांच प्रक्रिया और न्याय की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।